हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त होंगे आप, क्योंकि हम तो अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे। यही दुआ करेंगे कि जितने भी बच्चे इसको वीडियो देख रहे हैं वो स्वस्थ हों, कापी और कलम ले कर के बैठे हों। ठीक है। देखिए, किसी चीज़ का एंजॉय जब करना है तो किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ पढ़ाई का। अगर पढ़ाई का एंजॉय करना है तो आप क्या करिए, कापी और कलम लेकर के बैठिए, तभी इसका पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए, ये तो आपका वर्क है। हमारा वर्क क्या है, हम आपको आज क्या पढ़ाएंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो स्नेल का नियम पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बता करके वहाँ पर एक क्या बता दिया गया था कि स्नेल का नियम बराबर कह सकते हैं कि साइन आई अपान साइन आर बराबर एक स्थिरांक होता है। वो स्थिरांक क्या था, वो एक अपवर्तनांक था। ठीक है, वो क्या था, अपवर्तनांक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कह सकते हैं कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। अब आज के बाद आपको अपवर्तनांक को लेकर के आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, तो अपवर्तनांक बात ये करता है कि कितना छोटा टॉपिक है या कितना बड़ा टॉपिक है। अब बात इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। वो हो सकता है कि अपवर्तनांक को बस थोड़ा सा बता के ख़त्म कर दे, या कोई ऐसा टीचर होगा, हो सकता हो कि अपवर्तनांक के बारे में पूरी डिटेल कंप्लीट चर्चा करे। ठीक है, दोनों हो सकता है। तो आज हम लोग अपवर्तनांक के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे भी आ सकते हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप लेक्चर 1 को देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर का आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि लेक्चर नंबर 6 था। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है, 7। ये लेक्चर नंबर कौन सा है, 7। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा है, 7। तो एंजॉय करिए अपवर्तनांक के बारे में, बहुत ही अच्छे से हम लोग कह सकते हैं इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए, सब कुछ कंप्लीट ओके है। आइए शुरू करते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो भाई कम से कम जितने लोग देखा करो इस वीडियो को, लाइक तो कर ही दिया करो। है, हमारा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है देखना और लाइक करना, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि वीडियो ख़राब बने। ठीक है, कोई भी जो वीडियो बनाता है वो कभी नहीं चाहता कि वीडियो हमारी ख़राब बने। ठीक है, तो बच्चे कुछ डिसलाइक भी कर देते हैं, कुछ लाइक भी कर देते हैं। तो हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा कोई भी वीडियो देखो, किसी का भी देखो, हमेशा लाइक किया करो, कभी डिसलाइक मत मारा करो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सीधा थोड़े से स्नेल के नियम से, और फिर उसी स्नेल के नियम को आगे बढ़ाते हुए अपवर्तनांक पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट करना शुरू कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम। ठीक है ना, स्नेल का नियम क्या है। देखिए, हमने कहा था, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये कोई मीडियम हो गया। ठीक है, ये कोई एक माध्यम है, ऊपर दूसरा माध्यम है, यानी ये माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम नंबर 2 हो गया। ठीक, माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2। मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस पर आ रही है, ऐसे। ठीक, इस पॉइंट पर क्या खींचा गया था, नॉर्मल खींचा गया था, यानी अभिलंब। ठीक है, और ये क्या था आपका, आपतित किरण। ये आपका क्या था, आपतित किरण। और ये प्रकाश की किरण सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब ये क्यों झुकेगी, ये पहले वाले लेक्चर में पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया गया है। ये आपकी कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण। चलिए, हमने बताया था ये एंगल आई और ये एंगल क्या होता है, आर। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब यहाँ पर स्नेल के नियम में ये बताया गया था, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है, ध्यान समझना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो स्नेल का नियम ये कहता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये आपतन कोण की ज्या और ये अपवर्तन कोण की ज्या, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। जहाँ यहाँ पर जो नियतांक आ रहा है वही अपवर्तनांक है। आज उसी के बारे में हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है। तो स्नेल का नियम ये कहता है कि यहाँ से यदि प्रकाश किरण यहाँ जा रही है, ठीक है ना, माध्यम 1 से कहाँ जा रही है, माध्यम 2 में। ठीक है ना, यानी यहाँ पर हम ये लिख दूँ कि साइन
इसने ये कहता है आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई अपान साइन आर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है ना, ये एक नियतांक। अब यही नियतांक इसी के बारे में हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसी के बारे में हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है। यदि ये माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि साइन आई अपान साइन आर बराबर 1 से 2 में जा रही है अर्थात 1n2 यही अपवर्तनांक है और इसी के बारे में हमें कंप्लीट डिस्कशन करना है। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया स्नेल का नियम। आइए अब इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। उसके बाद अपवर्तनांक हेडिंग लगा लीजिए, क्या है अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपवर्तनांक की। देखिए अपवर्तनांक क्या है, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक है ज्ञात करना, तो वहाँ पर हमें एक क्या मानना पड़ेगा, एक कह सकते हैं कि कोई एक मानक मानना पड़ेगा, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी चीज़ को मेजर करना है, किसी भी चीज़ को, जैसे मेरे वजन मेजर करना है, मैं 70 किलो का 80 किलो का हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक मानक मानना पड़ेगा ना। ठीक है, ये आप इसको छोड़िए, आप ऐसा समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि ये दो माध्यमों का, ठीक है ना, दो माध्यमों का एक रेशियो होता है, एक क्या होता है, अनुपात होता है। अपवर्तनांक क्या होता है, दो माध्यमों का एक क्या होता है, दो माध्यमों का एक अनुपात होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपवर्तनांक है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में। एक आपका होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो पहले ये लगा लीजिए कि हमने क्या बताया कि अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक कुछ नहीं, दो मीडियमों का, दो माध्यमों का एक रेशियो होता है। ठीक है, अब वो दो माध्यम कौन कौन से होंगे उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, और उसी के आधार पर ये डिपेंड करता है कि किसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे और किसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। बात समझ में आ गया। अपवर्तनांक को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर कहें तो n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। तो n क्या है, अपवर्तनांक क्या हमने बताया कि दो माध्यमों का रेशियो होता है। ठीक है ना, दो माध्यमों का ही क्या है, ये रेशियो है। रेशियो किसका है, प्रकाश की चाल का भी हो सकता है, ठीक है, या उनकी तरंग दैर्ध्य का भी हो सकता है। ठीक है, अभी आगे आता जाएगा तो हम सीखेंगे। तो यहाँ पर वो दो माध्यम के आधार पर, जो दो माध्यम लिए जा रहे हैं जिनका रेशियो हम ज्ञात करना चाहते हैं, उसी के आधार पर एक आपका कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसकी कंप्लीट डिस्कशन करने चल रहे हैं। हमने क्या कहा, फिर सुन लीजिए। हमने कहा अपवर्तनांक क्या है, दो माध्यमों का एक रेशियो है ना, दो माध्यम का क्या एक रेशियो है। अब दो माध्यम, जैसे हमने कहा कि देखिए कंप्लीट, अगर यहाँ पर मैं कह दूँ थोड़ा सा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर वायु है, यहाँ पर क्या है, जल। तो यहाँ पर जो प्रकाश आ रही है उसकी चाल, इसमें जा रही है उसकी चाल, इन दोनों का रेशियो, दोनों माध्यमों में दोनों चालों का क्या चीज़ है, रेशियो। यह हो सकता है यहाँ पर कांच हो, यहाँ पर जल हो, ठीक है, यहाँ पर चाल और यहाँ पर चाल, इन दोनों के रेशियो का जो अनुपात होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। अब यहाँ पर अपवर्तनांक कौन कौन से हैं, उनके आधार पर इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। मैं अगर ये कह दूं कि पहला माध्यम, ध्यान रखना, पहला माध्यम हमेशा क्या हो, एयर। ठीक है, पहला माध्यम हमेशा क्या हो, एयर या वैक्यूम। ठीक, पहला माध्यम क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो। ठीक है, और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, जल, कांच, ठीक है ना, कोई लिक्विड, सेकंड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद लिक्विड हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, ये सब हो गए सेकेंड मीडियम। जब पहला माध्यम हमेशा वायु रहे, दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो वो कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, जहाँ पर दोनों माध्यम, पहला आपका इन्हीं में से कोई हो सकता है, दूसरा भी इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, इन दोनों। ठीक है, जब यहाँ पर ये दो माध्यम यूज किए जाएंगे तो वो कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो हेडिंग लगा लीजिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक
ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है देखिए, हमने ये कहा था, ध्यान समझो, ये यहाँ पर मान लेते हैं कि माध्यम नंबर 1 क्या है, एयर, और दूसरा यहाँ पर कुछ भी मान लो, मीडियम, आप जल भी मान सकते हो, कांच भी मान सकते हो, कोई भी हो, ठीक ना। पहला लेकिन अनिवार्य है पहला एयर ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि जब प्रकाश की किरण, ध्यान समझना, जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात, दोनों हमने कहा था वायु या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और ये माध्यम जो लिया गया है उसमें प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। बात समझ में आ गया? क्या हमने बताया कि जो दो मीडियम लिए गए हैं उसमें पहला माध्यम वायु हो, दूसरा कुछ भी हो सकता है, तो पहले एयर या वैक्यूम में वायु, ठीक है, में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम जो मीडियम लिया गया उसमें प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? 2। बात समझ में आया? पहला 1 हो गया और दूसरा क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर किसी माध्यम का, जैसे यहाँ पर मान लीजिए, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ जल, कुछ भी हो सकता है, तो माध्यम लिख दे रहे हैं। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि वायु में, ठीक है, या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? c से। माध्यम में प्रकाश की चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का हम लोग क्या नाम देते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। या इस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना हो तो v बराबर क्या हो जाएगा? c/n। क्या क्लियर हो गया? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कुछ भी नहीं है, बस यही कह सकते हैं, ठीक है, कि वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसा डिफिनेशन दे सकते हैं, वायु के सापेक्ष, वायु पहला माध्यम फिक्स है, वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। चलिए, अब केवल अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक का कोई मात्रा का कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। चाहे निरपेक्ष अपवर्तनांक हो, चाहे सापेक्ष अपवर्तनांक हो, चाहे केवल अपवर्तनांक कह दे, तो इसका कोई बीमा या कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर भी प्रकाश की चाल, नीचे भी प्रकाश की चाल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनकी कोई बीमा और मात्रक नहीं होता। तो लिख दीजिए नोट पॉइंट में कि अपवर्तनांक का नंबर 1 नो यूनिट, ठीक है, नो यूनिट। दूसरा नो डायमेंशन, ठीक, नो यूनिट नो डायमेंशन, यानी इसकी कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता है। तो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, नोट हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए आगे समझते हैं। अब सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक तो समझ में आ गया। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक में देखिए, अब सापेक्ष नाम ही हो गया, तो यहाँ पर भी कोई माध्यम हो और यहाँ पर भी कोई माध्यम हो, एयर और वैक्यूम को छोड़ करके, यानी यहाँ पर एक माध्यम हो गया, यहाँ पर कोई चीज़, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल में समझिए, मैं थोड़ा सा फिर से निरपेक्ष अपवर्तनांक की चर्चा कर दूँ। हमने क्या कहा था? वहाँ पर एयर हो या क्या हो, कोई मीडियम हो, एयर हो या कोई मीडियम हो, ऊपर एयर और नीचे कोई भी मीडियम हो, इन दोनों में प्रकाश की चालों का अनुपात क्या कहलाता था? निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वहाँ पर हमने बताया, इसमें प्रकाश की चाल क्या मान लीजिए? c। इसमें प्रकाश की चाल जो भी माध्यम है, जैसे कांच है तो यहाँ पर इसकी चाल मान लीजिए Vg। अगर मान लीजिए वाटर है तो Vw, V प्रदर्शित करता है बेग को और G प्रदर्शित करता है कांच को। तो वहाँ पर फार्मूला क्या निकला? n बराबर C/V। अगर ये कांच है तो Vg हो जाएगा, या यहीं पर अगर वाटर है तो क्या हो जाएगा? Wg हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? Vg हो जाएगा,
VW हो जाएगा, सॉरी VW हो जाएगा। क्लियर हुआ। लेकिन अब हमें सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या है, सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी माध्यम और यहाँ पर भी माध्यम। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। वहाँ पर क्या था, निर्वात या वायु के सापेक्ष, वहाँ एक माध्यम फिक्स होगा, निर्वात या वायु रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं ना परिभाषा, कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है ना। यदि यहाँ पर पहला माध्यम 1, यहाँ पर 2, तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे 1n2। किसे प्रदर्शित करेंगे, 1n2। ध्यान समझिए, हमने कहा ये पहला माध्यम है 1, ठीक, एयर हटा दो, माध्यम 1 में और ये माध्यम 2 हो गया। तो हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, 1n2 से। ठीक है। अब देखिए ये है क्या, हमने कहा कि किसी माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, देखिए 1n2 को हम पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर ऐसे लिखा हो 2n1, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक का, तो यहाँ पर माध्यम 1 और यहाँ पर माध्यम 2, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना है, तो 1n2 क्या लिखेंगे, 1n2। समझ में आया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखना है तो हम यूज करेंगे शब्द 1n2। ये कैसे ज्ञात करेंगे, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे, यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक के मैं 2 परिभाषाएं बताऊंगा। पहले वाले से मैंने क्या कहा कि वायु किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अगर ये 1 से 2 में जा रहा है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले यहाँ पर इसकी चाल मान लीजिए V1 इस पहले माध्यम में, और ये दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल क्या मान लीजिए V2। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी V1/V2। क्या समझ में आ गया। आप ऐसा नोट कर लेंगे कि माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या पढ़ेंगे इसको, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1/V2। तो सापेक्ष अपवर्तनांक कुछ भी नहीं है, बस ऐसा कह दीजिए अगर जहाँ से जहाँ जा रही है तो वहाँ की प्रकाश की चाल बटे जहाँ पर जा रही है वहाँ की प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात हम लोग क्या कह देंगे, बताइए, सापेक्ष अपवर्तनांक कह देंगे। समझ में आ गया, क्या कह देंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कह देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरे इसी तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए ये सापेक्ष था, इसी सापेक्ष को अगर मुझे लिखना हो, इसी सापेक्ष को मुझे ऐसा लिखना हो, हमने क्या कहा, सापेक्ष पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। आप इसको ऐसे भी डिफिनेशन दे सकते हो कि पहले माध्यम और ये दूसरा माध्यम है, तो दूसरे माध्यम, ध्यान समझिए, दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, दोनों माध्यमों का यदि हम निरपेक्ष अपवर्तनांक लिख दें तो वो भी सापेक्ष अपवर्तनांक के बराबर ही होता है। तो मैं इसको ऐसा भी डिफिनेशन दे सकता हूँ कि 1n2 बराबर दूसरे माध्यम का, ध्यान समझिए, दूसरे माध्यम का पहले क्या लिखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक, वो कितना होगा, n2, मान लो n2, और पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1। इन दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को बराबर कर दो, यानी कहीं ना कहीं V1/V2 बराबर n2/n1, इसका गुणा इधर कर दो तो n1V1 बराबर n2V2। क्या क्लियर हो गया। मैं बता दूं यहाँ पर है क्या, ये सब n1 है पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और V1 क्या है, पहले ही माध्यम में प्रकाश की चाल, n2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और V2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, बोलिए, ये 2 फार्मूला हमारे पास आ गए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। यहाँ पर नोट हो गया। चलिए अब इसी पर हम थोड़ा लगाते हैं, इस नल का नियम थोड़ा समझते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए हमने ये कहा, ये माध्यम 1 है ना, इसका अपवर्तनांक कितना मान लिया गया था, n1, इसका कितना माना गया,
दूसरा माध्यम N2। सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक दोनों की बात कर ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सापेक्ष या निरपेक्ष, पहले लिख लो, यहाँ तो सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ा ही है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक पर स्नेल का नियम लगाया जाए और सापेक्ष अपवर्तनांक पर स्नेल का नियम लगाया जाए तो हम कैसे लगाएंगे, ध्यान समझना। हमने क्या कहा, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों पर स्नेल का नियम लगाया जाए तो कैसे लगाएंगे। देखिए हमने कहा पहला माध्यम क्या हो N1 और दूसरा माध्यम क्या है N2, तो स्नेल का नियम अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिखूंगा साइन I अपान साइन R, ये तो पता है, बराबर किसके, नियतांक के। बराबर किसके लिखा गया था, नियतांक के, ये तो लिखा गया भाई, स्नेल का नियम यही था। तो साइन I अपान साइन R, प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, N1 से N2 में, N1 बाई क्या हो जाएगा N2, समझ में आ रहा है। कहाँ से कहाँ जा रही है प्रकाश किरण, N1 से कहाँ जा रहा है N2 में जा रहा है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कहाँ से जा रहा है N1 से N2 में। अच्छा अब यहाँ पर मैं ये कहूँ, ठीक है, अभी हमने देखा है कि N1 बाई N2 किसके बराबर था, ये 1 से कहाँ जा रहा है 2 में ना, तो एक मिनट, सॉरी N1 बाई क्या था, साइन I अपान साइन R बराबर 1N2, ऐसे लिखेंगे। 1 से कहाँ जा रहा है 2 में, तो 1N2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन I अपान साइन R बराबर क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ N2 अपान N1, जैसे भी पीछे बताया गया, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर, ठीक है। तो साइन I और यहाँ हो जाएगा N1 बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन R गुणे N2, यानी मैं लिख सकता हूँ N1 साइन I बराबर N2 साइन R, ठीक, ये है। और हमें पता है कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1। तो सापेक्ष निरपेक्ष के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, पहला माध्यम है, इसमें वायु फिक्स किया गया, तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी साइन I अपान साइन I बराबर हो जाएगा N2 साइन R। बात समझ में आ गया, ये N2 बराबर केवल आ जाएगा साइन I अपान साइन R, ये हो जाएगा, समझ में आया, बोलो। इसी तरीके से सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो यहाँ पर भी अपने माध्यम कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, क्योंकि वायु की कंडीशन में निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए N1 बराबर कितना होता है 1, लेकिन कोई माध्यम होगा तो वहाँ पर N1 बराबर 1 नहीं होगा। उस कंडीशन में सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम लोग लिखेंगे N1 साइन I बराबर N2 साइन R, ठीक है। चलिए जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर अब क्या है, देखो इधर ध्यान समझना, स्नेल का नियम कैसे लगाने सीख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, वाटर, क्या है वाटर, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा Ng, मान लो, क्या मान लो Ng। यहाँ पर इसका अपवर्तनांक कांच है तो इसका मान लो ये वाटर है Nw हो गया, ये क्या है कांच, ये क्या हो जाएगा Ng। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो लिखेंगे कैसे, देखिए N1 की जगह क्या लिखेंगे, N1 की जगह पर मैं लिखूँगा Ng, यानी कांच का अपवर्तनांक गुणे साइन I, ठीक, बराबर N2 क्या है, N2 है आपका जल का अपवर्तनांक कितना Nw गुणे साइन R, ये स्नेल का नियम है, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगर मैं यहीं पर ये कहूँ कि यहाँ पर एयर हो, क्या हो एयर, और यहाँ पर एयर से वाटर में जा रहा हो तो कैसे लगाएंगे, देखिए एयर से अगर वाटर में जा रहा है तो एयर का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे Na गुणे साइन I बराबर वाटर में जा रहा है तो Nw साइन R, और Na का मान हमने बताया इसका अपवर्तनांक 1 होता है, तो साइन I बराबर Nw गुणे साइन R हो जाएगा। बात समझ में आएगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक समझ में आया क्या है। मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो वायु के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक, और वायु के किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। उसके लिए ये कंप्लीट डिस्कशन था, ठीक है। चलिए और आगे ध्यान से देखिए, देखिए अगर दो माध्यम था ना, दो माध्यम था, एक N1 और एक N2। अब यहाँ पर मैं माध्यम मान ले रहा हूँ, अब निर्वात और वैक्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी मुझे सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ माध्यम नंबर कितना हो गया 1 और ये माध्यम नंबर क्या हो गया 2,
माध्यम नंबर 1 और माध्यम नंबर 2। मान लो कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है, 1 से कहाँ जा रही है, 2 में। ठीक है, तो इसके लिए ये कोण I और ये कोण क्या है, R, ये तो है, ये कोण I और ये कोण R। ठीक है, तो अपवर्तनांक में अगर मैं लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगा बताइए। इसमें प्रकाश की चाल मान लेते हैं V1, इसमें प्रकाश चाल V2। तो अपवर्तनांक में मैं लिखूँगा 1n2 ना बराबर V1 बाई V2, यही तो लिखूँगा 1n2 बराबर V1 बाई V2। ये तो कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ रहा है ना कि इसमें प्रकाश की चाल बटे इसमें प्रकाश की चाल, दोनों में हमने लिख लिया। अच्छा, अब एक बात आपको ये याद रखना है कि जब प्रकाश एक किरण से दूसरे मतलब एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ध्यान समझे, हमने क्या कहा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, बल्कि क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। तो मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम नंबर 1 से माध्यम नंबर 2 में जा रही है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, तो पहले माध्यम में मान लो, यहाँ लिख लेना अपने हिसाब से, पहले माध्यम में इसकी तरंग दैर्ध्य λ1, दूसरे माध्यम में तरंग दैर्ध्य इसकी क्या है, λ2। आवृत्ति दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, V बराबर ये क्या है आपका है न्यू, इसको क्या कह दो न्यू, न्यू मतलब होता है आवृत्ति। तो V बराबर न्यू लैम्डा हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहले माध्यम के लिए बात करूं तो क्या आ जाएगा, V1 बराबर न्यू, दोनों में सेम रहेगा λ1। दूसरे माध्यम के लिए क्या लिखेंगे, V2 बराबर न्यू और λ2। तो V1 V2 का मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए। मैं ये कह सकता हूँ 1n2 बराबर V1 की जगह मैं लिख सकता हूँ न्यू λ1 बटे क्या चीज़, न्यू λ2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1n2 को मैं लिख सकता हूँ n2 अपान n1 बराबर आपका हो जाएगा λ अपान λ2। ठीक है, या इसका गुणा इधर कर दीजिए तो n2 λ1 बराबर n1 λ1, एक फार्मूला ये भी निकल गया। ठीक है, अगर यहाँ से देखा जाए तो एक फार्मूला यहाँ से भी, ये दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये भी बराबर कर दो, क्या हो जाएगा V1 अपान λ1 बराबर न्यू λ2 अपान न्यू ये जाएगा न्यू λ1, सॉरी न्यू λ1 अपान λ2, न्यू से न्यू कैंसिल। ठीक है ना, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो V1, ठीक है, V1 λ2 बराबर V1 λ, एक मिनट, V1 V2 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा V2 है ना, V2 λ2। बात समझ में आया। यहाँ से देखिए आपको एक नई चीज़ मिली है। ठीक है, एक आपको नई चीज़ मिली है, देखो क्या है, V और तरंग दैर्ध्य दोनों में क्या है संबंध, समानुपाती। जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक उसकी चाल अधिक, जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसकी क्या होगी, उसकी चाल भी कम। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ध्यान समझो, दो हमने संबंध निकाल दिया, एक अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में, और यहाँ पर क्या है, तरंग दैर्ध्य और चाल में संबंध, दोनों में। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लो। चलिए अब कुछ और आगे बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अपवर्तनांक से ही संबंधित, केवल अपवर्तनांक से ही चर्चा करना में, अपवर्तनांक से संबंधित कुछ और भी बातें हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लीजिए बीकर है, ध्यान समझना, ये बीकर है, ठीक है, ये, और इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, जल। ठीक, ये जल भरा हुआ है, वाटर। ठीक, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, वस्तु, ध्यान समझना। गंदा लग रहा है, समझना है कौन सा उसमें गंदा और सही। थोड़ा सा मिटा दो, सीधा हो जाएगा इसे, ये हो गया ना। चलो ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और इसकी हाइट टोटल कितनी है, कैपिटल H। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसकी हाइट कितना है, H। ठीक, कितना है, H। अब यहाँ से कोई व्यक्ति मान लो इसको बाहर से देखना चाहता है, ये हमने क्या कहा, मग है, उसमें पानी भरा हुआ, कोई व्यक्ति बाहर से देखता है तो उसको ये सिक्का, कॉइन, ये जो सिक्का है उसको H गहराई पे थोड़ी ना दिखाई देगी, कुछ ऊपर दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, इसकी चर्चा करनी है हमें। ठीक है, ध्यान समझो। अब कितनी ऊपर दिखाई देगी, कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे। देखिए, यहाँ से कम 2 किरण ले चलो, एक सीधी डाल दो ऐसे और एक ऐसे डाल दो। बात समझ में आ गया। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण देखा जाए तो स्थल पर कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर, तो ये तो भैया सीधे निकल जाएगी, इसका कोई अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन
ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। अब ये प्रकाश की किरण सीधे ना निकल कर अभिलंब से दूर हटेगी, क्यों, सघन से विरल में जा रही है, तो कुछ ऐसे ही चली जाएगी ना, ऐसे यहाँ से बहुत सारी किरणें जाएंगी। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, ध्यान समझिए, ये कोई व्यक्ति इसको देख रहा है तो इस व्यक्ति को ये वस्तु कहाँ पर दिखाई पड़ेगी, इसको पीछे बढ़ा दो, उसको लगेगा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, मतलब वस्तु यहाँ पर है। और इस हाइट को हम कितना मान लेते हैं, h, इस हाइट को हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, स्मॉल h, ये कैपिटल H, ठीक है। इस h का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अपवर्तनांक बराबर होता है, एक फार्मूला ये भी नोट कर लो, अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई है, यानी एक्चुअल डेप्थ अपॉन वर्चुअल डेप्थ, ठीक है ना, यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो अपवर्तनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से, मान लो इसका अपवर्तनांक। तो वास्तविक गहराई इसकी वास्तव में कितनी थी सिक्के की, वो तो यहाँ पर है ना, वास्तविक गहराई कितना हो गया, h, ठीक, और बटे वर्चुअल डेप्थ, आभासी गहराई तो ये रहेगा ना, स्मॉल h, ये हो गया। तो एक फार्मूला ये भी होता है अपवर्तनांक का कि वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, ठीक है। ये h है, दोनों में कुछ अंतर नहीं समझ में आ रहा है, चलो ऐसे कर दो, h होगा कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। यहाँ तक सबकी बात समझ में आई। चलिए अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि सिक्का जो h गहराई पर है, h गहराई पर है और इसको यहाँ से देखने पर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो ये कितना विस्थापित हो गया ऊपर, समझिए, कहीं ना कहीं वो इतना उसको कम दिखाई पड़ेगा ना, ये हाइट, बोलो, ये इतना ऊपर आ गया सिक्का, समझो इतना ऊपर है ना, तो ये हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको हम क्या मान लेते हैं, x। चलिए आगे हम इसकी चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है ना। यानी वस्तु यहाँ पर था, उसकी स्थिति में विस्थापन यहाँ हो गया, तो इसको हम x को कहेंगे वस्तु की स्थिति में विस्थापन, वस्तु की स्थिति में विस्थापन, कोई दिक्कत, नो सर, विस्थापन, ठीक है। अब वस्तु कितनी विस्थापित हो गई है उसकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए पूरी ऊंचाई में से यदि इतना माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, यानी x बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये तो होगा x बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और h का मान हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात कर रखा है, स्मॉल h का, यहाँ से निकाल दो चाहो तो, बोलो स्मॉल h का मान यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल h बराबर कैपिटल H अपान, ये कहाँ चला जाएगा, n, तो उठा के यहाँ रख दो h की जगह पर, तो x बराबर कैपिटल H माइनस क्या होगा, कैपिटल H बाई n, ये तो होगा कैपिटल H बाई n, ठीक है। अब चाहो तो इसमें h कॉमन कर लो तो आपका x बराबर कैपिटल H कॉमन हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई n, ये होता है फार्मूला। यानी ये वस्तु कितना ऊपर वस्तु की स्थिति में विस्थापन कितने का हुआ, इतने का हुआ, कैपिटल X माइनस 1 कैपिटल X बराबर H माइनस 1 बाई n का हुआ। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, चलिए यहाँ तक नोट कर लिए। कुछ और एक्स्ट्रा आप जानते हैं, ठीक है, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो कुछ एक्स्ट्रा हमें जानना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर अपवर्तनांक बराबर क्या था अभी फार्मूला बताइए, कैपिटल H अपान स्मॉल h, ये तो हुआ, या स्मॉल h बराबर क्या निकला, कैपिटल H अपान n। इसको पकड़ के रखिए। देखिए अभी हमने ये कहा, अब मान लो कि ये बीकर है, ध्यान समझना, इसमें भिन्न भिन्न अपवर्तनांक के द्रव भिन्न भिन्न ऊंचाई तक भरे हुए हैं, ध्यान समझना। ये ऊंचाई मान लीजिए क्या है, h1, इसका अपवर्तनांक कितना n1। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऐसे द्रव भरना है, ऐसे द्रव को भरना है जो आपस में मिक्सचर ना हो, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो अपवर्तनांक सबका आपस में मिक्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए कोई बीकर है, उसमें भिन्न भिन्न अपवर्तनांक वाले भिन्न भिन्न ऊंचाई तक क्या हैं, द्रव भरे हुए हैं जो कि आपस में मिश्रित ना हो। तो मान लीजिए यहाँ तक कोई दूसरा द्रव भरा है H2 हाइट तक, ठीक, इसका अपवर्तनांक कितना है N2, अगला कितना है ऐसे, ठीक है, इसकी हाइट कितना है H3 और इसका अपवर्तनांक कितना है N4। अब यहाँ पर कोई अगर सिक्का रख दिया जाए, कोई सिक्का यहाँ पर रख दिया जाए तो वो कितनी गहराई पर दिखाई देगा, यानी इसकी आभासी गहराई कितनी होगी।
तो आगे डॉट डॉट कर दे सकते हैं ना। तो अपवर्तनांक n बराबर कैसे ज्ञात, आभासी गहराई कैसे ज्ञात करेंगे, h अपान n। तो कुछ नहीं करना, आभासी जब ध्यान सुनिए, जब हम कह सकते हैं कि आमिश्रणीय द्रव हैं, ये सब आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, अलग अलग ऊंचाई तक भरे हैं, जिनका अपवर्तनांक अलग अलग है। यदि इसमें कोई सिक्का ठीक है नीचे तली पर पड़ा हो तो ऊपर से देखने पर उसकी आभासी गहराई क्या होगी, उसका कैलकुलेशन हो जाएगा h बराबर, ठीक है, h बराबर पहले हाइट, ठीक है, ये सब कैपिटल कर दो या इसको कैपिटल H मान लो, फिर वहाँ स्मॉल h कैपिटल H, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको H1 H2 कर दो, H1 H2 H3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल h आभासी गहराई बराबर H1 अपान N1 प्लस H2 अपान N2 प्लस H3 अपान N3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। हमने कहा कि यदि किसी पात्र में आमिश्रणीय द्रव भरे हों जो आपस में मिक्स ना होते, जिनका अपवर्तनांक अलग अलग हो, तो अगर वहाँ पर उसके तली पर कोई सिक्का रखा हो, अगर ऊपर से देखें तो वो कितनी आभासी गहराई पर हमें दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए फार्मूला है h बराबर H1 अपान N1 प्लस H2 अपान N2, ऐसे, ठीक है, ये आप फार्मूला लगा देंगे तो आभासी गहराई आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से, मिटा दें। चलिए अगली हेडिंग अब हम लोग पढ़ते हैं। अभी अपवर्तनांक खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी इसमें बातें करनी हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता ये है क्या, मैं आपको थोड़ा बता दूं। प्रकाश, क्योंकि अब इससे भी अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये क्या है, ध्यान समझना, सिद्धांत, ठीक है ना। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये सीधा मतलब वही है जैसे तुम्हें कोई मान लो गुंडा खरीदा, गुंडा या कोई अपराधी आपको दौड़ा रहा हो, ठीक है, आप भागने जा रहे हैं, ठीक, और सामने अगर कोई मिल जाए, ठीक है, उससे बड़ा अपराधी है, तो क्या करेंगे। एक तो अपराधी आपको ढूंढ रहा है, वैसे आप अपराधी हैं नहीं है, शरीफ हैं, फिर भी कोई अपराधी आपको मारने के लिए क्या कर रहा है, ढूंढ रहा, आप भाग रहे हैं, तो छोटा अपराधी सामने मिल गया, बड़ा अपराधी, तो क्या करेंगे, पुनः वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। इससे अपराधी हो, इससे क्या लेना देना है कुछ, तो समझो इस बात को। मैं ये कह दूं, ध्यान समझना, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम हो, हम बार बार मीडियम ऐसे बनाएंगे नहीं, आप समझ लीजिए, माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, माध्यम 1 और ये क्या हो गया, माध्यम 2 हो गया, ठीक है, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2। यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ये एंगल कितना हो गया I। अब ये थोड़ा सा मान लो ये N1 और ये N2, मैं ये मान ले रहा हूँ कि N2 इज ग्रेटर देन N1, तो यहाँ पर माध्यम ज़्यादा, यहाँ कम, तो ये थोड़ा झुक जाएगी, ऐसे झुक के से जा रही है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ जा रही है, ये एंगल I है, ये एंगल क्या है R। और यहाँ पर एक मिरर रख दें, एक क्या रख दें, मिरर ऐसे नहीं रखना, ये ऐसे रखना है कि जहाँ पर जा रही है उससे सिर्फ परपेंडिकुलर, ऐसे ही रखना है, ठीक है ना, ऐसे आपको एकदम परपेंडिकुलर क्या रखना है, मिरर को रखना है, ठीक, ऐसे आपको क्या रखना है, एक मिरर रखना है, और एकदम परपेंडिकुलर, इसके ऐसे जस्ट परपेंडिकुलर, ये प्लेन मिरर रख दिया जाए। अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण आ रही है, अपवर्तन हुई, यहाँ गई, अब यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर पड़ रही तो एंगल 0 होगा, ये पुनः उसी मार्ग पे क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आ गया, ये प्रकाश जा रही थी, अपवर्तन हुई, होने के बाद यहाँ पर सीधे जा रही थी, इसके जस्ट जो है मार्ग में ऐसे परपेंडिकुलर एक क्या रख दिया गया, मिरर, तो ये पुनः वापस लौट जाएगी उसी मार्ग से जिससे ये आई थी, जैसे इसी से आई थी इस मार्ग से, तो इसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाएगी। इसी को कहते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। यहाँ पर यदि स्नेल का नियम लगाएं तो पहले माध्यम से कहाँ जा रही है, दूसरे माध्यम में, पहले प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, पहले से दूसरे माध्यम में, तो स्नेल का अगर हम नियम लगाएं, ठीक है ना, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होगा, 1 से 2 में जा रहे हैं तो 1n2, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाएं तो अब ये वापस जब लौटेगी तो कहीं ना कहीं यही किरण आपका फिर आपतित किरण इसके लिए हो जाएगा, ये अपवर्तित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक, तो ये आपका एंगल हो जाएगा, समझ लो आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा, फिर से रिवर्स पर लगाएंगे, जब वापस लौटेगी तो क्या लगाएंगे, फिर स्नेल का नियम,
स्नेल के नियम से। ये कब क्या नियम लग रहा है, जब प्रकाश किरण देखिए n1 से कहाँ जा रही है, n2 पर, यहाँ पर क्या आ रहा है n2 पर, यहाँ पर क्या n2 से n1, ठीक है, n2 से n1। तो स्नेल का नियम लगाइए, साइन आपतन कोण अब r हो जाएगा बटे साइन i हो जाएगा बराबर क्या होगा 2n1, क्या होगा 2n1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर अगर हम दोनों को भाग दे दें, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से भाग दे दें तो क्या निकलेगा, साइन i अपान साइन r, ठीक, बटे भाग ना दो गुणा कर दो, समीकरण 1 व 2 से गुणा कर दो, ठीक है, गुणा करो, हटाओ, कैंसिल हो जाता है कि साइन i अपान साइन r गुणे साइन r अपान साइन i हो जाएगा, इधर हो जाएगा ना, इधर क्या हो जाएगा 1n2 गुणे 2n1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा, आप चाहो 1n2 बराबर हो जाएगा 1/2n1, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम दो मीडियम मान ले रहे हैं, मान लेते हैं आपका एक एयर हो गया और एक आपका क्या हो गया, ग्लास हो गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फार्मूला लगाएं तो क्या निकलेगा, देखिए 1n2 एयर यानी an, दूसरा क्या है g, ANG बराबर 1/, ठीक है, 2n1 है यानी GNA, ये फार्मूला होता है, ठीक है, यानी ANG बराबर क्या होता है 1/GNA, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लिए। ऐसे कितने माध्यम हैं, 2, ऐसे मान लीजिए 2 से अधिक माध्यम हो, कितने हो, 2 से अधिक माध्यम, तो क्या करेंगे, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या करेंगे। चलिए नोट हो गया। तो ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत जो हमने बताया ये 2 माध्यम के लिए था, एयर एंड ग्लास, मतलब 2 माध्यमों कोई भी हो सकता है। अब मैं बात करूंगा 3 माध्यमों के लिए, कितने माध्यमों के लिए, 3, इसको मिटा दें। चलिए 3 माध्यम के लिए कैसे देखेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, देखिए हमने यहाँ पर 3 माध्यम मुझे लेना है, मैं एक ले रहा हूँ, एक मीडियम ये हो गया, 1 2, बस, बाकी तो ऊपर एयर है ही है, ऊपर एयर हो गया, ये ग्लास हो गया मान लो, ये वाटर हो गया, ठीक, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, एयर, बात समझ में आ गया ये। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस पर पड़ रही है, यहाँ पर क्या खींचा जाएगा, अविलंब ये हो गया, ये एंगल कितना हो गया, आई हुआ। चलिए अब ये प्रकाश किरण कहाँ जा रही, वायु से कांच में, तो सीधे न जाकर के अविलंब की ओर थोड़ा सा झुकेगी, सीधे नहीं जाएगी, अविलंब की ऐसे झुक गई ना, झुकेगी नहीं झुकेगी, बहुत ज़्यादा झुक गई, ऐसे झुका दो थोड़ा सा, ये हुआ, ठीक है, थोड़ा सा झुक गई, तो ये कोण क्या हो जाएगा, आर। अब इस पॉइंट पर ये प्रकाश किरण पड़ेगी तो यहाँ पर भी क्या खींचा जाएगा, अविलंब। अब ये जितना एंगल है उतना एंगल ये क्या होगा, उतना ही एंगल होगा। अब ये प्रकाश की किरण सघन से कहाँ, अब ये सघन से विरल में जाए, थोड़ा अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा विलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, क्योंकि क्या ज़्यादा सघन है, ये कम, तो ये हो जाएगा एंगल कितना, इसको मान लो आर डैश, कितना होगा, आर डैश, ठीक है, ये होगा आर डैश। अब यहाँ पर क्या खींचा जाएगा, अविलंब, ये यदि आर डैश है तो ये भी कितना होगा, आर डैश ही होगा। अब ये प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, सघन से विरल में, तो अविलंब से दूर हटेगी, ठीक। अब ये एंगल आर डैश है तो ये एंगल मान लो क्या चीज़, ई, क्या मान लो, ई, ठीक है। लेकिन याद रखना है आपको एक बात और, कि जितना ही एंगल ये होता है, अगर कोई प्रकाश किरण जितने एंगल पर ये आपतित हुई है, जब ये निर्गत होती है उसी मीडियम में फिर आती है तो उतना ही एंगल होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आई, क्या लिख दे रहा हूँ, आई। बात समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर हम लगाते हैं बारी बारी। पहले प्रकाश की किरण एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, तो स्नेल का नियम लगाइए, ए से कहाँ जा रही है, जी पर। 3 माध्यम के लिए है, एयर, ग्लास, वाटर, एयर, 4 माध्यम नहीं हुआ, ये भी तो एयर है, दोनों तो एक ही मीडियम हो गए, 1 2 3। एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, तो स्नेल का नियम लगाइए, क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ का पूर्णांक बटे यहाँ का पूर्णांक ना, तो मैं लिख सकता हूँ कहाँ से कहाँ जा रही है, वाई से ग्लास में, मैं लिख सकता हूँ ANG, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा बार कहाँ लगाएंगे, जी से कहाँ जा रही है, W में, तो जी से W में जा रही है तो फिर स्नेल का नियम लगाइए, क्या होगा, साइन आर, ठीक, ये होगा आपतन कोण, यानी साइन आर अपान ये होगा अपवर्तन कोण, साइन आर डैश होगा, बराबर ग्लास से कांच में जा रही है तो मैं लिखूंगा GNW, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर देखिए तीसरा कहाँ जा रही है, जा रही W से एयर में, W to A, यहाँ पर स्नेल का नियम लगाइए, तो ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, यानी साइन आर डैश अपान साइन क्या चीज़, आई, बराबर क्या होगा, W
WNA। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 3rd। अगर मैं तीनों को गुणा करा दूं तो देखिए सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तीनों को यदि गुणा करा दूं समीकरण, ठीक, 1 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। तीनों गुणा करा के चेक कर लेना, सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या इधर आ जाएगा? ANG गुणे GNW गुणे क्या हो जाएगा? WNA बराबर 1। या आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए GNW बराबर इन दोनों का कहाँ चला जाएगा? भाग में 1/ANG गुणे, ठीक है, WNA, ये तो होगा। अभी हम आपको संबंध बताए कि ANG बराबर 1/ANW, ANG ये तो होता है, ANG बराबर 1/GNA ये तो होता है। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि ANW तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/WNA, ये होगा कि नहीं होगा? यहाँ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? WNA। तो WNA को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए WNA बराबर, इसका गुणा इधर, ये इधर आ जाएगा 1/ANW, ANW। तो यहाँ हो जाएगा GNW बराबर 1/ANG गुणे, इसकी जगह लिखोगे क्या चीज़? 1/ANW, तो पढ़ के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ANW, ठीक है। याद करने का तरीका सीखो। हमने क्या निकाला? यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाला जाएगा। तो क्या लिखोगे? हमेशा ऊपर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और जो पहले है उसको बटे में चला जाएगा, ठीक है। यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप मुझे बताइए GNL कैसे लिखेंगे, तो बहुत ईजी है। पहले L वाला, यानी ANL वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ GND बताओ तो क्या लिखोगे? AND यानी वायु के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक बटे ANG हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस पर रिलेटेड सवाल पेपर में पूछ लेता है 1-2 नंबर में, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, ये हो गया 3 माध्यमों के लिए अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। नोट करिए, चलिए नोट कर लिए, ठीक। तो ये हो गया भैया अपवर्तनांक का, बच्चों अपवर्तनांक का कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड अच्छे जो IIT JEE लेवल तक क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका यूज कहाँ पर कैसे हुआ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंजॉय किए होंगे अगर यहाँ तक पहुँचे होंगे तो, ठीक है। धन्यवाद।